Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। आज के कॉन्सेप्ट में हमें डिस्कस करना है कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके डिफरेंट टूल्स क्या हैं और इसके साथ साथ इसके पर्टिकुलर एरियाज क्या हैं जहां हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी होगी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। तो क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल? अगर हम जनरली एक पॉइंट फॉलो करें इन रेफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो जो बिजनेस फर्म है उसके रेफरेंस में सेलिंग प्राइस उसके कंट्रोल में नहीं होता है। फर्म किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को डिसाइड करते समय बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करती है और जैसे जैसे इन पर्टिकुलर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको अपने सेलिंग प्राइस में वेरिएशन करना पड़ता है। अगर कोई फर्म ये चाहे कि वो मैक्सिमम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल कर ले तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसे बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, जैसे मार्केट में कंपटीशन का लेवल क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो ऑब्वियस है उसे फॉलो करनी ही करनी होगी, लेकिन मार्केट में कंपटीशन का नेचर क्या है ये भी इसको ध्यान में रखना होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, अगर इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखेगी तो उस फर्म के प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं हो पाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो किसी भी बिजनेस फर्म के कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उसके कंट्रोल में होती है और उसको वो मिनिमम लेवल तक ले जा सकती है। ऐसा वो क्यों करना चाहेगी? क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जो उसका अल्टीमेट पर्पज होता है। क्योंकि अगर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो फर्म की प्रॉस्पेरिटी को सस्टेन किया जा सकता है। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेवेन्यू में से कॉस्ट को डिडक्ट करना होता है। अब अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो रेवेन्यू को आपको मैक्सिमाइज करना होगा या फिर आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा, और अगर दोनों ही कर पाने में सक्षम है तो आपका प्रॉफिट तो बिल्कुल मैक्सिमम हो ही जाएगा। अब क्योंकि रेवेन्यू तो उसके कंट्रोल में नहीं है तो क्या चीज कंट्रोल में है? कॉस्ट, यानी कॉस्ट को मिनिमाइज करके वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो जब फर्म कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए मिनिमाइज करने की कोशिश करती है तो हम इसको कॉस्ट कंट्रोल का नाम देते हैं। ऐसा फर्म कब कर सकती है? जब फर्म का हर एक एम्प्लॉय कॉस्ट कॉन्शियस हो, यानी कि फर्म की कॉस्ट को कट करने के बारे में लगातार सोचे और लगातार कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स करता रहे, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखिए कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के नॉर्म्स पर कोई भी असर ना पड़े, तब हम कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। सेल को राइज करना किसी भी बिजनेस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को एंश्योर नहीं करता है जब तक कि ये कॉस्ट कंट्रोल के मेजर को साथ साथ फॉलो ना करे। यानी कि आपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेजर्स तो फॉलो कर लिए, लेकिन फर्म की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपने मेजर्स फॉलो नहीं करे तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस में मात खा जाओगे और आपका प्रॉफिट उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा जिस लेवल तक आप सोच रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कॉस्ट को भी प्रॉपरली कंट्रोल करना पड़ता है। क्लियर? तो हम इस तरह से कॉस्ट कंट्रोल की एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या है वो डेफिनेशन? कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस within a predetermined sum throughout its various stages from inception to completion. It is often used for the rough and rapid sizing of an activity in terms of cost. It refers to the efforts of a business to monitor, evaluate and reduce एक्सपेंडिचर। तो यहां आपको कॉस्ट कंट्रोल के रेफरेंस में एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है। क्या कहना है इसका? कॉस्ट कंट्रोल किसी भी पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने की वो प्रोसेस है जो पहले से ही डिटरमाइंड होती है और इसको डिफरेंट स्टेजेस पर एडॉप्ट किया जाता है। यानी कि जब से आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हो और जब इसका कंप्लीशन हो जाता है तब तक आप लगातार
कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स को फॉलो करते हो, तो हम इस प्रोसेस को कॉस्ट कंट्रोल का नाम देते हैं। इसका जो मेन पर्पज है, जो इसका मेन यूज है, वो रफ और रैपिड साइजिंग ऑफ एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना और उनके रेफरेंस में कॉस्ट को कम करना होता है। इसका मेन पर्पज क्या होता है? सबसे पहले ये बिजनेस के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की कॉस्ट को मॉनिटर करती है, उनको इवैल्यूएट करती है और किस तरह से उनको रिड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए अपने एफर्ट्स फॉलो करती है। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कॉस्ट कंट्रोल का नाम देते हैं। कुल मिला के अगर मैं कॉस्ट कंट्रोल के पर्पस की बात करूं, तो कॉस्ट कंट्रोल का पर्पज है जो भी अननेसेसरी कॉस्ट फॉलो की जा रही हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उन कॉस्ट को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको इवैल्यूएट किया जाता है और उनको रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके और मिनिमम लेवल पर लाया जा सके। जब कॉस्ट मिनिमम लेवल पर होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल पर होगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल। नाउ द पॉइंट इज दैट कि कॉस्ट कंट्रोल को इफेक्टिव वे में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करा जाता है? कॉस्ट कंट्रोल नेसेसिटेट्स ब्रिंगिंग टू द नोटिस ऑफ दोज who are responsible for controlling costs the strategic points at which executive interference is demanded for efficient use of every single rupee spent, and in this way the cost can be reduced as a percentage of sales। यानी कि जिन पर्टिकुलर सेंटर्स को कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, उनको नोटिस दिया जाता है, उन स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को सर्च किया जाता है जहां हम हर एक सिंगल रुपी के एफिशिएंट यूज को एंश्योर कर सकते हैं, उनको नोटिस दिया जाता है इसके रेफरेंस में और उनसे कहा जाता है कि वो इन पर्टिकुलर सेंटर्स पर कॉस्ट को कंट्रोल करें और कॉस्ट को रिड्यूस करें। और इस तरीके से परसेंटेज ऑफ सेल्स के रेफरेंस में हम कॉस्ट को एक लेवल तक मिनिमम वे में फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल। अब हम बात करेंगे यहां एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि कॉस्ट कंट्रोल के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो क्या है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर? इसमें मैंने डिफरेंट स्टेप्स रिप्रेजेंट किए हैं फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 6। पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। क्या कहता है स्टेप नंबर 1? स्टेप 1 के अकॉर्डिंग फाइंडिंग नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स और टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना होता है? यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स और द टारगेट्स जिनके थ्रू आपको कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक ले जाना है। यहां पर आप टारगेट्स को सेट करते हो, अपने स्टैंडर्ड्स सेट करते हो, ठीक है, जिससे कॉस्ट को मिनिमम किया जा सके। ओके, वंस you are set with the standards, targets or norms, then you are moving towards the second step, and this step is analyzing periodically the standards or the targets in the light of changed situations। क्योंकि आप ऐसे मार्केट में वर्क कर रहे हो जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो इन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज के अकॉर्डिंग आपको अपने टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स में पीरियोडिकल बेसिस पर चेंजेस करने होते हैं। तो इनको आप रेगुलर पीरियड के बेसिस पर एनालाइज करते रहते हो और इन चेंजेस को फॉलो करते रहते हो। दैट इज द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद देन यू आर मूविंग टू द थर्ड स्टेप, कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स बाय अप्लाइंग अ सुटेबल यार्ड स्टिक। क्या करते हो इस स्टेप में? आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आपको पता होती है, क्योंकि जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस कंटिन्यूड हैं, उन कंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशंस में आप एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हो। अब करना क्या है आपको? इस एक्चुअल कॉस्ट को आप स्टैंडर्ड्स से कंपेयर करते हो, एक सुटेबल यार्डस्टिक यानी कि अपने पैरामीटर्स लेके चलते हो और उन पैरामीटर्स के बेसिस पर जो आपने अपने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग
एक्चुअल को कंपेयर करते हो। जब कंपेयर करोगे तो डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। भाई या तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों इक्वल होंगी, या फिर आपकी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम होगी। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तब तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो प्रॉपर कंट्रोल में है, यानी कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है तो यहां आपको अगले स्टेप की तरफ मूव करना होगा। लिंक कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर? देन यू मूव टू द स्टेप नंबर 4। क्योंकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो आप ये देखते हो कि कितना वेरिएशन आ रहा है कॉस्ट में, और अगर ये वेरिएशन आ रहा है तो किस पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ रीजन्स की वजह से आ रहा है। तो इन वेरिएंसेस के पीछे के रीजन्स को आप सर्च करते हो, इनको आप एनालाइज करते हो, और वो पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट सर्च करते हो जिनकी वजह से ये वेरिएंस आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? क्योंकि अब आपको करना क्या है, जो ये रीजन्स हैं उन्हीं के रिगार्डिंग सॉल्यूशन सर्च करना है अब आपको। देन यू आर मूविंग टू द स्टेप नंबर 5, एनफोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजर्स कंसर्न्ड। अब आपको ये देखना है कि किन पर्टिकुलर सेंटर्स पर ये कॉस्ट बढ़ी हुई आई है, क्योंकि जिन सेंटर्स पर ये कॉस्ट बढ़ी हुई आई है उसी की वजह से आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो आपको उन पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को सर्च करना है और उनके जो कंसर्न मैनेजर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को यहां पर आपको फिक्स करना है। उन्हें बताना है कि भाई ये आपके सेंटर्स हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा आ रही है। अब आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आपको किसी भी तरीके से इस कॉस्ट को मिनिमम लेवल तक या स्टैंडर्ड लेवल तक मिनिमाइज करना है। तो ये आप उनको अकाउंटेबल बना देते हो इस कॉस्ट को कम करने के लिए। क्लियर? एंड द लास्ट स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू एलिमिनेट द वेरिएंसेस। अब आप क्या करते हो, जिन मैनेजर्स को आपने अकाउंटेबल बनाया है उनको आप करेक्टिव एक्शंस बताते हो कि किस तरीके से किन एक्शंस को या किन करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करते हुए ये मैनेजर्स इन वेरिएंसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये स्टेप्स भी आपकी तरफ से उन्हें सजेस्ट किए जाते हैं, और इस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक फाइनल स्टेप लेते हो। ओके? और इस तरीके से इस पर्टिकुलर इन स्टेप्स को या इन एस्पेक्ट्स को रेगुलर बेसिस पर आप चेक करते रहते हो और कॉस्ट को रेगुलर बेसिस पर आप कंट्रोलिंग में लाते रहते हो। सो दिस इज नोन एज द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, या हम इसको कॉस्ट कंट्रोल करने की प्रोसेस भी कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।